हेलो एवरीवन। सो आज हम देखेंगे कि जो हमने पहले पढ़ा था सेल इंजरी का क्या कॉज होता है। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ सेल इंजरी, दैट इज ऑफ टू टाइप्स, जेनेटिक कॉज एंड एक्वायर्ड कॉज। तो पार्ट 1 वीडियो में जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। जेनेटिक कॉज हमने डिस्कस किया है एंड एक्वायर्ड में हमने 7 टाइप्स डिस्कस किए थे, जिसको अब हम ब्रीफ में देखेंगे। एंड एक और बात, अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं देन प्लीज़ लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने 7 टाइप्स देखा था, उसमें से फर्स्ट था हाइपोक्सिया एंड इस्चीमिया। जो सेल इंजरी होती है उसका एक कॉज होता है दैट इज़ ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी बॉडी में। अगर ऑक्सीजन कम होगा तो सेल इंजरी होने के चांसेस है। अब ऑक्सीजन का क्या रोल है? ऑक्सीजन हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शन जो हमारे बॉडी में टेक्स प्लेस होते हैं उसमें हमें हेल्प करती है। तो अगर ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो जो मेटाबॉलिक फंक्शन है या हमारे बॉडी का जो भी नॉर्मल फंक्शन हो रहा है वो एबनॉर्मल हो जाएगी, उसमें क्या हो जाएगी, बाधा आ जाएगी। सेकेंड चीज़ है इसमें इस्चीमिया। इस्चीमिया का मतलब होता है डिक्रीज ब्लड सप्लाई। तो जो दोनों दो कारण है, हाइपोक्सिया नाम में आप देख सकते हैं हाइपोक्सिया ओ आ रहा है तो आप याद रख सकते हैं ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, और इस्चीमिया, क्योंकि ये दो में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। इस्चीमिया का मतलब होता है ब्लड सप्लाई, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड सप्लाई। अगर ब्लड कम होगा तो क्या हो सकता है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अनीमिया होने के चांसेस है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, दैट कार्डियो रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी, ठीक है। का जो हमारा हार्ट है उसमें जो प्रॉपर ऑक्सीजन जो है वो पम्प नहीं पहुँच पाएगा। अगर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगा तो क्या होगा, इसका मतलब ये है कि ब्लड सप्लाई भी अच्छे से नहीं पहुँचेगी, हार्ट पंप नहीं हो पाएगा अच्छे से। नेक्स्ट वन इज़ फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट में क्या आ सकता है? मैकेनिकल ट्रॉमा। अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है, चोट लग गई है उसके वजह से एक्सीडेंट में, तो सेल इंजरी होगी ऑब्वियसली, उसमें ब्लड लॉस होगा, बहुत कुछ होगा, स्किन हमारी जो इंटीग्रिटी है वो एबनॉर्मल हो जाएगी। देन आता है थर्मल। थर्मल का मतलब होता है हीट। तो एक्सट्रीमली हीट के वजह से हो सकता है, या फिर कोल्ड टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो हमारा जो सेल है जैसे कि बर्न्स हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली टिश्यू को वहाँ पे हानि पहुँचेगी। तो वो हो गया थर्मल ट्रॉमा, वहाँ पे भी तो टिश्यू डिस्ट्रक्शन हुआ, तो वो एक कॉज। देन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट बहुत ज़्यादा, अगर कोई कीमोथेरेपी वगैरह कैंसर में ले रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे स्किन कैंसर्स वगैरह। नेक्स्ट आ जाता है केमिकल एजेंट। सो केमिकल एजेंट में क्या क्या हो सकता है? यहाँ पे देखो, साइनाइड, आर्सेनिक, मर्क्यूरी, स्ट्रॉन्ग एसिड, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, जो भी खाद वगैरह भी अगर यूज़ किया जा रहा है तो उसमें केमिकल्स होते हैं। इन्वायरमेंट पोल्यूशन, जो भी डस्ट स्मोक इंडस्ट्रीज़ वगैरह से निकल रहे हैं वो क्या होता है, हार्मफुल अगर केमिकल। अगर हम नॉर्मल वे में अगर देखें, जैसे आजकल सोप या फिर साबुन या शैम्पूज़ वगैरह, आई मीन सोप एंड शैम्पू अगर यूज़ कर रहे हैं, जैसे उसमें भी अगर बहुत चीज़ों में हार्मफुल केमिकल्स आजकल मिक्स हो रहे हैं तो क्या होता है, बहुत लोगों को क्या होता है, हेयर फॉल ज़्यादा होता है एंड एडिमा होता है, रैशेस हो जाते हैं, उनकी स्किन रेड हो जाती है बहुत सारे लोशंस यूज़ करने से, वो होते हैं केमिकल एजेंट्स लाइक। तो इसमें क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, हाइपरटोनिक ग्लूकोज एंड सॉल्ट, अल्कोहल एंड नेक्रोटिक ड्रग, इन चीज़ों की वजह से इनको ये जो है ये है केमिकल एजेंट्स। एंड थेराप्यूटिक ड्रग्स जो यूज़ होते हैं वो भी केमिकल। बहुत सारे ड्रग्स में क्या होता है, केमिकल एजेंट्स जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है माइक्रोबियल एजेंट। माइक्रोबियल का मतलब माइक्रोब्स की वजह से, जैसे बैक्टीरिया, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया होता है, क्या कॉज करेगा, टीबी, ठीक है। इसमें देखो जैसे कि वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ, मेटाजोआ, इन चीज़ों के वजह से जो भी अगर डिजीज़ हो रहा है माइक्रोब्स की वजह से, दैट इज़ माइक्रोबियल एजेंट। नेक्स्ट वन आ जाता है इम्यूनोलॉजिकल एजेंट। इम्यूनोलॉजिकल नाम में ही है इम्यून, मतलब अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, जैसे मान लीजिए कि कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गई है, कि हमारे जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है, अगर कोई नॉर्मल सेल
जो हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं ना, अगर वो फॉरेन बॉडी और हमारे खुद के बॉडी के सेल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते दोनों में, और हमारे खुद के सेल्स को ही अटैक कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। उसके वजह से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, हमारी बॉडी जो है, कोई भी एलर्जन वगैरह होगा तो क्या होता है, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल है या कोई डिजीज़ होगी है तो हमारा बॉडी उसको रिएक्ट करता है। अगर वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो कर रहा है, ओवर रिएक्टिव हो रहा है, तो दैट इज़ इम्यूनोलॉजिकल एजेंट कहते हैं। ठीक है, इसमें होता है इट प्रोटेक्ट्स द होस्ट अगेंस्ट वेरियस हार्मफुल एजेंट एंड एट द सेम टाइम कैन बिकम लीथल। इसका मतलब ये है कि वैसे तो इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स जो होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, बट कभी कभी ये लीथल हो सकते हैं, डेंजरस हो सकते हैं और सेल इंजरी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन आ जाता है न्यूट्रिशनल डी-अरेंजमेंट्स। इसमें क्या है, इम्बैलेंस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। इसमें लिखा है डी अरेंजमेंट। डी अरेंजमेंट का मतलब ही क्या, प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है, अगर न्यूट्रिशन जितना चाहिए अगर उतना बॉडी को नहीं मिल रहा है, जैसे हम कहते हैं ना माल न्यूट्रिशन हो गया, माल नरिश है चाइल्ड, अगर विटामिन डेफिशिएंसी वगैरह है, अगर प्रोटीन विटामिन ये सब बच्चे को नहीं मिल रहा है तो क्या हो सकता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी, अनीमिया, ये सब चीज़ें होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के वजह से। अगर कोई चीज़ जैसे हम कहते हैं ना हर चीज़ मात्रा में सही होती है, वैसे ही अगर कोई भी चीज़ एक्सेस हो जाए तो भी वो हानिकारक है। अगर कोई चीज़ हम कम खा रहे हैं जितनी होनी चाहिए तो भी वो हमारे लिए हार्मफुल है। इसीलिए कोई भी चीज़ का एक प्रॉपर एक्यूरेट होना चाहिए। थोड़ा बहुत चलता है, बट अगर कंटिन्यूसली बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल रहा है या ओवरडोज मिल रहा है तो ऑब्वियसली वो अफेक्ट करेगी, चाहे वो फूड हो चाहे वो ड्रग हो, लाइक कोई मेडिकेशन वगैरह हम कंटिन्यूसली ले रहे तो साइड इफेक्ट उसका होता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे एक्सेस या फिर डेफिशिएंसी कॉज न्यूट्रिशनल डी-अरेंजमेंट। अब इसका है ड्यू टू स्टारवेशन, ड्यू टू प्रोटीन एनर्जी माल नरिशमेंट। जैसे स्टारवेशन, अगर कोई बहुत ज़्यादा उसे फास्टिंग वगैरह पे है या फिर उसे खाना ही नहीं मिल रहा है उस चीज़ की वजह से। ड्यू टू मिनरल डेफिशिएंसी, अगर मिनरल नहीं मिल रहा है बॉडी को तो अनीमिया होने के चांसेस है। ड्यू टू एक्सेस न्यूट्रिशनल ओबेसिटी या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस, अगर ज़्यादा ही कोई चीज़ कुछ खा रहा है तो ओबेसिटी हो जाती है, लाइक मोटापा हो जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होगा, फैटी कोलेस्ट्रॉल फूड खाने से, कोलेस्ट्रॉल वगैरह खाने से क्या होता है, फैटी डेपोजिशन। क्या होता है, फैटी डेपोजिशन इन द हार्ट। वो हार्ट के जो वॉल्स होते हैं, आर्टरीज होती हैं, वहाँ पे क्या हो जाएगा, फैट डेपोजिशन, दैट इज कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस। बहुत जैसे विटामिन डेफिशिएंसी है तो हमने पढ़ा है विटामिन ए डेफिशिएंसी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। यहाँ मैंने पेंसिल से किया है जो कि ईजिली आप, अगर आपको ये पॉइंट्स याद ना भी रहे तो जो मैंने पेंसिल से लिखा है वो ईजी है, आपने हमेशा से 12th 11th से ही पढ़ा होगा तो याद हो जाएगा। नाइट ब्लाइंडनेस होता है, दिखना कम हो जाता है, नहीं दिखता है। ऑस्टियोपोरोसिस कैल्शियम की कमी से होता है, बोन वीक्स हो जाती हैं। रिकेट्स, रिकेट भी होता है विटामिन सी या विटामिन डी की वजह से होता है। रिकेट्स मोस्टली चिल्ड्रंस में होता है। देन डिक्रीज ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट क्या, विटामिन के की डेफिशिएंसी से होता है, मतलब ये हो गया विटामिन की वजह से, मिनरल प्रोटीन की कमी से क्या होगा, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन वगैरह, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ये सब होगा। नेक्स्ट वन आ जाता है साइकोलॉजिकल हाइपर, साइकोलॉजिकल या फिर हमें कैसे हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन क्या होता है, हाइपर का मतलब होता है मोर, इंटेंशन का मतलब समझ लीजिए ब्लड प्रेशर। तो ज़्यादा ब्लड प्रेशर अगर होता है, हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं हाइपरटेंशन। अब देखो यहाँ पे लास्ट आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर भी। साइकोलॉजिकल फैक्टर में क्या है, मेंटल स्ट्रेस। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड है, टेंशन में है काम को लेके या किसी चीज़ की वजह से एनजाइटी हो रही है, तो क्या होगा, हमारे अंदर के जो हॉर्मोन्स है वो डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, चाहे हम खुश हो दुखी हो, तो कैसे भी हमारे अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम टाइम पे क्या होता है, किसी के हैंड्स में स्वेटिंग आना स्टार्ट हो जाता है या फिर किसी को मोशंस हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड साइकोलॉजिकल। ओके, तो मेंटल स्ट्रेस, एनजाइटी, ओवरवर्क, फ्रस्ट्रेशन की वजह से ऑल रिजल्ट इन एक्वायर्ड मेंटल डिसऑर्डर। इसकी वजह से क्या होता है, मेंटल डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं। एग्जाम्पल डिप्रेशन या फिर सिजोफ्रेनिया हो जाता है। तो ये था 7 एक्वायर्ड कॉजेज़ की सेल इंजरी जो होती है उसका जो मेन 7 कॉजेज़ होता है उसको हमने ब्रीफली देखा है। अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। और जिनको ये जानना है कि जेनेटिक कॉज क्या होता है, जिसमें हमने न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटी एंड स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी पढ़ा है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। दैट इज़ पार्ट 1 एंड दिस वन इज़ पार्ट 2।
सो अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ क्लिक एंड लाइक। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि मैं अपलोड करने ही वाली हूँ कि व्हाट इज़ द पैथोजेनेसिस, ठीक है, पैथो कैसे होता है सेल इंजरी, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, दैट इज़ द पैथोजेनेसिस ऑफ द सेल इंजरी। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो बताने वाली हूँ। सो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।